अस्सलामुअलैकुम। स्ट्रेट टॉक में खुश आमदीद। आपके साथ मैं हूँ आयशा बख्श। इस्माइल बकाई के एक जुमले ने मशरिक़ वस्ता की नई कशमकश का निचोड़ पेश कर दिया है। बकाई का कहना है कि अमरीका ने मुफाहमती याददाश्त की 14 शिकों को मस्क किया और शिक नंबर 5 में दी गई मुद्दत पूरी होने से पहले ही वादा तोड़ दिया। ईरान का दावा है कि अमरीका ने ताकत की सियासत को तरजीह दी, जबकि वाशिंगटन का मौक़िफ़ है कि ईरान ने जंग बंदी की यकीन दहानियों पर अमल नहीं किया। यही इख्तिलाफ आज पूरे बहरान की बुनियाद बना हुआ है। तनाज़े का मरकज़ मुफाहमती याददाश्त की 5वीं शिक है। इसके तहत ईरान ने 60 रोज़ तक आबनाए हुर्मुज़ में तिजारती जहाज़ों की महफूज और आज़ादाना आमदोरफ्त यकीनी बनानी थी और मुस्तकबिल के इंतज़ामी अमूर पर ओमान से मुज़ाकरात करे थे, मगर दोनों फरीक इस शिक की मुख्तलिफ तशरीह कर रहे हैं। अमरीका इसे आलमी तिजारत के लिए मुकम्मल आज़ादी की ज़मानत समझता है, जबकि ईरान का मौक़िफ़ है कि आबनाए हुर्मुज़ पर उसके स्ट्रेटेजिक किरदार को ख़त्म नहीं किया जा सकता। अमरीकी सेंटकॉम ने ईरानी साहिली रेडार, फ़ज़ाई दिफा और मिसाइल और ड्रोन सलाहियतों से मुतालिक मुतादिद अहदाफ पर हमलों का दावा किया है, जबकि उधर ईरान ने कुवैत, बहरीन, उर्दन, कतर और दीगर मकामात पर अमरीकी अड्डों को निशाना बनाने का ऐलान किया। नतीजा ये निकला कि आबनाए हुर्मुज़ से जहाज़ों की आमदोरफ्त शदीद मुतासिर हुई। सैकड़ों ऑयल टैंकर्स इंतजार में खड़े हैं। आलमी मंडी में तेल की कीमतें दोबारा बढ़ने लगी हैं। इसी बहरान के बीच ओमान ने एक नई तजवीज़ पेश की है। उसके मुताबिक आबनाए हुर्मुज़ में 2 अलग बहरी राहदारियाँ कायम हों। जनूबी राहदारी ओमान को समुद्री हदूद से गुजरे, जहाँ मुकम्मल आज़ादाना आमदोरफ्त हो, जबकि शिमाली राहदारी ईरान की हदूद में रहे और वहाँ से गुजरने वाले जहाज़ तेहरान से पेशगी इजाज़त हासिल करें। बज़ाहिर ये एक मुसालहती फार्मूला है, मगर ईरान के बाज़ हल्के इसे अमरीका की बिलवास्ता ख्वाहिश करार दे रहे हैं, जिसका मकसद आबनाए हुर्मुज़ पर ईरान की स्ट्रेटेजिक बर्तरी को कम करना है। दूसरी तरफ पासदाराने इनकलाब ये समझते हैं कि आबनाए हुर्मुज़ ईरान का सबसे मौसर तस्वीराती असासा है। यही वजह है कि ईरान इस कार्ड को आसानी से छोड़ने पर आमादा दिखाई नहीं देता। तहम सवाल यह है कि क्या यह हिकमत अमली सियासत है या ज़रूरत से ज़्यादा नज़रियाती सोच। हालिया बहरान में ईरान को वो वसी बैनुल-अक़वामी हमदर्दी हासिल नहीं है जो खुली जंग के दौरान दिखाई दे रही थी। अब ज़्यादातर आलमी ताकतें कशीदगी कम करने, तवानाई की सप्लाई बहाल रखने और मुज़ाकरात की वापसी पर जोर दे रही हैं। आखिरकार पायदार हल उसी वक्त मुमकिन होगा जब दोनों फरीक लचक दिखाएं। अमरीका को मुआहिदों पर एतमाद बहाल करना होगा और ईरान को आलमी बहरी तिजारत के अमली इक़दाम करना होंगे जो उसके तहफ़्फ़ुज़ात और दुनिया की इक़्तिसादी ज़रूरियात दोनों में ही तवाज़ुन पैदा कर सके। यही रास्ता मशरिक़ वस्ता को एक नए बहरान से बचा सकता है। इसी पर गुफ्तगू रखेंगे प्रोग्राम के पहले हिस्से में। अब से कुछ देर पहले सदर ट्रंप ने भी गुफ्तगू की है और सवालों के जवाब में ये कहना है कि आबनाए हुर्मुज़ का कंट्रोल अमेरिका संभालने जा रहा है। वो इसका तहफ़्फ़ुज़ भी करेंगे और कंट्रोल संभालने पर चार्ज भी करेंगे, यानी कि डॉलर्स भी वसूल करेंगे। सो इसी मामले पर गुफ्तगू रखेंगे कि ये सूरत हाल और हालात किस जानिब बढ़ रहे हैं। पैनल में हमारे साथ हैं शहजाद चौधरी, आमिर अहमद खान, रज़ा रूमी और हसन निसार साहब। प्रोग्राम का सवाल आप सभी के लिए। आबनाए हुर्मुज़ मुफाहमती याददाश्त खतरे में, क्या सिर्फ बहरी रास्ते का तनाज़ा है या मशरिक़ वस्ता में कंट्रोल की जंग बनने लगी? शहजाद चौधरी साहब, ये पिछले एक हफ्ते में हम देख रहे हैं कि जो आपस में एक दूसरे के ऊपर हमले, जो बयानात और जो सूरत हाल है, उसने कहीं MOU को पीछे रख दिया है। उसकी तशरीह के अंदर भी अपनी अपनी तशरीह दिखाई दे रही है। क्या अब दरअसल हुर्मुज़ पर कंट्रोल मशरिक़ वस्ता की सियासत का असल फैसला करने जा रहा है? हुर्मुज़ बहरहाल अभी भी एक, जिसे कहते हैं ना कि बार्गेनिंग चिप है, एक लेवरेज है। मसला मकसद कुछ और है। हुर्मुज़ बेशक सामने आया है और इसलिए सामने आया है कि बिल्कुल ईरान के पहलू में बहता है, लेकिन ईरान को शायद इस जंग के बाद जो अपनी अहमियत का एहसास हुआ है कि मैं तो काफ़ी अहम हूँ, यानी मैं कायम रहा, लोगों ने मेरी बड़ी पजीराई की ईरान की और ईरान का नाम उठा, सामने दुनिया के आया। ईरान अपने शक्ल से तोड़ के, जो 47 साल की उनके पास जो अलहदगी थी, उसको छोड़ के आगे आया दुनिया में, उसको इम्पोर्टेंस, अहमियत बनी। लेकिन साथ ही साथ उसने कहा कि अगर ये जो 21 मील का जो स्ट्रेट है, ये जो आबनाए है, ये जो हुर्मुज़ की, इसके ऊपर भी अगर ईरान का नाम और ईरान का ठप्पा लग जाए तो क्या ही बात है। यानी आइंदा पुश्तों के लिए पता लग जाए कि इसके ऊपर कंट्रोल सिर्फ और सिर्फ ईरान का। प्रॉब्लम ये हुआ है कि वो जो आबनाए है वो सिर्फ 21 मील चौड़ी है और 21 मील में से 12 मील उसमें से ईरान का हिस्सा है। वैसे तो ओमान का भी 12 बनता है, लेकिन 12 और 12 24 बनते हैं, तो 3 मील किसी ना किसी को देने पड़ेंगे। तो हम फॉर सम टाइम ये समझ लेते हैं कि ओमान ने अपने 3 मील कर दिए, सेक्रीफाइस कर दिए और कहा कि ईरान 12 मील ले ले। अपने कॉन्टिनेंटल शेल्फ होती है, यानी हर मुल्क की अपनी कॉन्टिनेंटल शेल्फ है,
उसकी जो एक्सटेंशन है अपने कोस्ट लाइन से 12 मील होती है। तो 12 मील तक तो ईरान का बिल्कुल हक है कि वो इस पर फैसला करे कि कौन यहाँ पे आ सकता है, कौन नहीं आ सकता, वगैरह वगैरह। लेकिन जो बाकी 9 मील है वो मान के हैं, वो चाहता है कि वो उनको भी कंट्रोल करे। अब इसको हमें स्ट्रेटेजिक लेवल के ऊपर, रीजनल लेवल के ऊपर, कहीं ना कहीं पे लीगली दुनिया की सियासत के हिसाब से जज करना पड़ेगा कि क्या ईरान ज्यादती कर रहा है या ईरान ज्यादती नहीं कर रहा। मेरा अपना ख्याल है ईरान, ये असल में बातचीत चूंकि शुरू नहीं हुई या बहुत लोअर लेवल के ऊपर है, वो उस लेवल पे बातचीत को आने ही नहीं देना चाहता जहां पर कि उसको बैठ के गहरी बातचीत करनी पड़े, चाहे वो हॉर्मुज़ के बारे में हो, चाहे वो न्यूक्लियर मामला के बारे में हो। मेरा अपना ख्याल ये है। और दूसरा पहलू है इस आपके सवाल का कि वो न्यूक्लियर के बारे में बात को डिले करना चाहता है, करना ही नहीं चाहता उसके बारे में बात। तो उसको वक्त बाय कर रहा है, और वक्त बाय करने के लिए इससे बेहतर चीज और कोई नहीं है जिसमें कि उसने सबको, दुनिया को घेर के रख लिया है। दुनिया की नजरें सिर्फ अपना हरमस पे जम गई हैं। वो पीछे क्या कर रहा है वो किसी को शायद इतना जल्दी नजर ना आ रहा हो। ख्याल ये किया जा रहा है कि नटैंज, जो उसका एक सेंट्रीफ्यूज और उसका एनरिचमेंट का एक जगह थी जिसको तबाह किया गया पिछले साल, वहां पे कुछ ना कुछ ऐसी हरकत हो रही है जहां पर कि उसको निकाल के वहां पर साथ ही उसके करीबी, यानी कुछ दूर, पिकैक्स माउंटेन्स हैं। पिकैक्स माउंटेन्स एक जगह है वहां पे जिसके अंदर के नीचे और एक एनरिचमेंट फैसिलिटी ईरान की सीक्रेट बनाई गई है। तो वहां से सामान उठा के वहां ले जाया गया। आईएईए वाले जो हैं ये कर रहे हैं, यानी दिस इज इन द प्रोसेस। आईएईए वाले कह रहे हैं कि हमें वहां पे मुल्क में आने दो और हम इंस्पेक्शन करना चाहते हैं, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी वाले। लेकिन ईरान इजाजत नहीं दे रहा, क्योंकि वो चाहता है कि फिलहाल हॉर्मुज़ पे ही लोग फंसे रहें, चाहे वो मशरक़ वस्ता है, चाहे अमेरिका है, चाहे कहीं और है, चाहे दुनिया है, चाहे तेल की मार्केट्स हैं, सब कुछ उधर ही फंसा रहे और दुनिया का नजर इससे सर पर ये हट जाए उनकी नजर से। तो ये दूसरी वजह बनती है। तीसरी वजह यह है कि अगर से सब कुछ हो रहा है और हुर्मुज भी मिल जाता है, तो उसके बाद फिर क्या मजा है क्या अगर मशरक़ वस्ता पे कोशिश की जाए कि मशरक़ वस्ता के मुल्क इतने मजबूर हो जाएं कि वो कहें कि हाँ जी आमीन, आप ही हमारे लीडर हैं आइंदा, और अमेरिका को हम यहाँ से निकाल देंगे और इजारादारी मुकम्मल तौर पर ईरान की हो जाए। मसला यूं है कि वो जो मुल्क हैं जो वहां बैठे हैं, उनका ताल्लुक ईरान के साथ कोई बहुत अच्छा दोस्ताना ताल्लुक नहीं है। तो उस लकीर को पक्का करना है या उस लकीर को अभी मध्यम ही रखना है ताकि उसके ऊपर कोई थोड़ा बहुत उसके ऊपर मरम पट्टी करके मामलात को सुधार लिया जाए, ये ईरान के बस में है और ईरान ये कर सकता है। तीसरी बात, ये अगले 15-20 साल के अंदर जो फॉसिल फ्यूल्स हैं, यानी जो तेल गैस टाइप चीजें हैं, गैस तो नहीं, तेल खासतौर पर ऑयल जिसे कहते हैं, इसकी जरूरत शायद दुनिया में कम होती जाएगी, क्योंकि बहुत सारी चीजें इलेक्ट्रिकल एनर्जी पे चली जाएंगी। तो लोगों का ख्याल ये है, खासतौर पर यूएई और बाकी जिनके पास तेल है, कि ये 20 साल हैं बेचने के लिए, जितना बेच सकते हो उसको बेचो। अब अगर अमेरिका ला के वहां पे अपना हुर्मुज के तो ऊपर नहीं लेकिन पीछे करके जैसे उसने ब्लॉकेट लगाया था, अब डॉलर कमाने के चक्कर में बैठ जाएगा, तो ईरान भी वहां से अपना तेल नहीं बेच पाएगा। बहरहाल ये ईरान के सोचने की चीजें हैं, हमारे सोचने की नहीं है। तो ईरान इन तीन जोतों पे चल रहा है। मेरी नजर के अंदर बुनियादी तौर पर वो बातचीत नहीं करना चाहता, वक्त बाय कर रहा है ताकि वहां से मामला जितने हटा के और फिर जितना फायदा उसके बाद, हाँ किसी वक्त अनाउंस कर देगा कि मेरे पास अब जौहरी हथियार आ गया है और अब भले अब जिसने जो करना है कर लो। और एक और चीज ये भी याद रखें जी। कि वो जो इंपॉर्टेंस है अपना हुर्मुज की, वो उस वक्त तक होती है जब सब उसको इस्तेमाल कर रहे हो। अगर सिर्फ ईरान ही इस्तेमाल कर रहा हो तो फिर तो खत्म हो जाएगी ना बात, क्योंकि बाकी लोग पाइपलाइन बिछा लेंगे, कुछ और तरीके अपना लेंगे। इराक, कुवैत, सऊदी अरेबिया ऑलरेडी परली तरफ को निकल गए। सही। यूएई के पास भी फुजैरा है, वो भी वहां से निकल जाएगा। ओमान भी अलग है, सिर्फ एक कतर फंसा रहेगा। तो कतर को कोई रास्ता जरूर चाहिए होगा, हो सकता है वो गैस पाइपलाइन बना ले, एलएनजी की कुछ और तरीके बना ले, लेकिन बाहर सूरत कतर इस वक्त सबसे मजबूर मुल्क है। दुरुस्त है। रजा रूमी साहब, अमेरिका ने वादा खिलाफी की, ये ईरान कह रहा है मुफाहमती याददाश्त मुकम्मल तौर पर भी, फिर शिक 5 का हवाला दे रहा है कि अभी मुद्दत मुकम्मल नहीं हुई थी। शिक 5 में क्या है कि वाशिंगटन और तेहरान दोनों अपनी अपनी तशरीह कर रहे हैं, और कितना वक्त तेहरान के पास मौजूद है कि ये आबना हुर्मुज़ को इसी तरह लटका के रखे। यानी कि इस वक्त यूरोप से भी आवाज़ें आना शुरू हो गई हैं, चाइना भी आज कह रहा है, ट्रंप खुद कह रहा है कि हम आबना हुर्मुज़ संभालने जा रहे हैं। तो ये वक्त बाय करते करते कहीं वक्त ईरान के हाथ से निकल ना जाए। जी देखिए, ये खदशा तो बिल्कुल है कि जिस तरीके से ईरान ने इस पूरे मामले के ऊपर अपनी एक पोजीशन ली है और दोबारा से अपना हुर्मुज़ को इस्तेमाल किया है एक तुर्क के पत्ते के तौर के ऊपर, वो कहीं महंगा ही ना पड़ जाए और उल्टा ईरान के गले ही ना पड़ जाए। तो ये बिल्कुल, और जैसे आपने अपने प्रदाइये में कहा कि पब्लिक ओपिनियन, इंटरनेशनल ओपिनियन जो है इस वक्त वो उसका वो हाल नहीं है या वो आलम नहीं है जो कि जंग के वक्त था और ईरान की फेवर में टिल्टेड था।
इस वक्त लोग यही कह रहे हैं कि आखिर ऐसी क्या बनी कि ईरान इस तरह की कार्रवाइयां कर रहा है जिससे कि ये पूरा एमओयू और पीस प्रोसेस खतरे में पड़े, और फिर उसके मुज़बिरात जो है वो दुनिया की तकरीबन हर मईशत जो है उसको भुगतने पड़े। तो मेरे ख्याल से इसमें ईरान की कैलकुलेशन ये है, और किसी हद तक वो दुरुस्त भी है। उनका ये ख्याल है कि अमेरिका भी फुल स्केल कॉन्फ्लिक्ट अफोर्ड नहीं कर सकता, और डोनाल्ड ट्रंप जो है अपनी तमाम तर भड़कों और सख्त बयानात के बावजूद दोबारा से जंग का आगाज नहीं कर सकते, क्योंकि अमेरिका की अब लिमिटेशंस हैं। वहाँ पर एक इलेक्शन का माहौल शुरू हो चुका है, और आने के 1 महीने के बाद 4 महीने के बाद वहाँ पर इंतखाबात जो हैं वो मुनक्किद होने हैं। तो इस वजह से अमेरिका जो है वो अवॉइड करेगा कोई ऐसी कार्रवाई कॉन्फ्लिक्ट को जो कि दोबारा से अमेरिकी मईशत को मुसीबत में डाल दे, और सियासी जो है रिपब्लिकन पार्टी के जो उसका मुस्तकबिल है उसको भी खतरे में डाल दे। तो ये है ईरान की बुनियादी कैलकुलेशन। और दूसरी जो कैलकुलेशन है वो ये है कि चूंकि बहुत से नाजुक और पेचीदा मसाइल के ऊपर मुज़ाकरात होने हैं, इसलिए जब आप मुज़ाकरात की टेबल पर बैठे तो आपके पास अपना एक एस का पत्ता या तुर्क का पत्ता या आपकी जो ताकत की कम से कम प्रोजेक्शन हो कि आबनाए हुर्मस पर अभी भी आपका कंट्रोल है, और वो कंट्रोल तस्लीम किया जाए और फिर बात की जाए एक पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से। ये अब सारी बातें जो हैं ये कैलकुलेशंस ही होती हैं। बाज़ औक़ात ये भी हमने देखा है कि चीज़ें जो हैं वो गलत डगर पर चली जाती हैं और बैकफायर कर जाती हैं। तो इस वक्त मेरे ख्याल से इम्पोर्टेंट वही बात आती है कि जो मीडिएटर्स हैं, पाकिस्तान जैसे ममालिक, तुर्की जैसे ममालिक, जिन्होंने पहले बड़ा अहम किरदार अदा किया और गालिबन अब भी कर रहे होंगे पसे पर्दा, वो ईरान को समझाएं और वो ये जो है इस मामले को ठंडा करवाएं, क्योंकि ये फिर एक बार हाथ से निकल जाता है तो ये पेंडोरास बॉक्स बन जाता है, क्योंकि यहाँ पे इतने एक्टर्स इन्वॉल्व हैं मिडिल ईस्ट के अंदर, खुसूसन अभी देखिए ना बहरीन, ओमान, कतर, सऊदी अरेबिया, ये सब अफेक्टेड होंगे। यूएई का तो खैर चले छोड़िए, क्या ही जिक्र करना है। और खुद पाकिस्तान के लिए ये बड़ा एक चैलेंज बन जाता है हर बार जब ये कॉन्फ्लिक्ट ऊपर जाता है। आपने देखा आज भी स्टॉक मार्केट जब खुली तो नीचे थोड़ी सी गिरी हुई थी, और अगर तेल की कीमत ऊपर नीचे, कल तेल की प्राइसेस में थोड़ा इजाफा हुआ है। देखिए ना पाकिस्तान के तो ये अब ये मतलब वजूदी खतरा बन जाता है माशी और सिक्योरिटी फ्रंट्स के ऊपर। तो मेरे ख्याल से अब ये मीडिएशन की जरूरत है, ईरान को थोड़ी सी तसल्ली देने की जरूरत है। मीडिएशन तो मुस्तकिल होती रही, मीडिएशन के बायस तो एक एमओयू साइन हुआ है, लेकिन गुज़िश्ता हफ्ते से मतलब 17 को मुआहदे पे दस्तखत करते हैं, 25 को इब्तिदाई तौर पर आपस में थोड़ी बहुत खिटपिट होती है। ये पिछले एक हफ्ते से तो मुस्तकिल मामला चल रहा है। वो दोनों अगर एक दूसरे पर एतमाद नहीं करेंगे, आगे नहीं बढ़ना चाह रहे, तो यहीं आके चीजें फिक्स में है मुकम्मल तौर पर। देखिए आयशा, वाकया यूं है कि मीडिएशन तो हुई ना, एक जंग की जो कैफियत थी उससे निकाला गया ममालिक को और खित्ते को और दुनिया को, लेकिन ये मीडिएशन जो है ये भी इसको एक पौधे की तरह आबियारी करनी पड़ती है। पीस प्रोसेस जो होता है वो हमेशा पेचीदा होता है, कई मराहिल से गुजरता है। वो ऐसा तो है नहीं कि ये दो फरीक हैं और इनके दरमियान कोई एमओयू हो जाएगा तो ये बाज आ जाएंगे। देखिए इनकी अब राइवलरी पिछले 45-46 साल पर मुश्तमिल हॉस्टिलिटी है। ये तो पाकिस्तान का कमाल है कि उसने 1979 के बाद ईरान और अमेरिका की बराह रास्त उनके हुकाम की आपस में बातचीत करवाई है। इससे पहले तो इनकी कोई डायरेक्ट बातचीत भी नहीं हो रही थी, सब कुछ इनडायरेक्टली हो रहा था या अपने वो जो होते हैं इंटरलोक्यूटर्स उनके थ्रू हो रहा था। तो अब ये बहुत सारे इनके दरमियान, जिसे अंग्रेजी में कहा जाता है बैड ब्लड, एक टॉक्सिक हिस्ट्री बन चुकी है। उसको ठीक करना भी तो जरूरी है, उसके लिए आपको वो भी हमारा काम। जी देखिए वो हमारा काम अब बंद, हमने एक तो खुद जिम्मा लिया, लेकिन एक दूसरा बात ये आयशा कि हमारे लिए वो ये बहुत अहम है। मैं अक्सर यही बात कहता हूँ, अभी देखिए ये पाकिस्तान में ना ये तनकीद होती है कि जी ईरान में बड़े मसरूफ हैं और बाकी चीजों को छोड़ दिया, ईरान में क्या है, ईरान में तो ये कर लिया तो मुल्क में क्या तीर मार लिया, हमें क्या फायदा होगा। देखिए अगर ईरान की स्टेट कोलैप्स करती है तो अभी जो अफगानिस्तान से हमारी सिक्योरिटी का इतना बड़ा एक चैलेंज बना हुआ है इंडिया और अफगानिस्तान की गठजोड़ से, अंदाजा कीजिए कि एक कमजोर ईरान या वहां पर इजरायली जिसे कहते हैं नॉमिनेटेड गवर्नमेंट हो तो हमारा तो बिल्कुल ही हम हर तरफ से घिर जाएंगे। फिर तो मुताला पाकिस्तान की तमाम बातें दुरुस्त साबित हो जाएगी 101% कि हर तरफ से खतरों में घिरा पाकिस्तान। तो इसलिए मेरे ख्याल से हमें ये इस
पीस प्रोसेस को आगे सपोर्ट बढ़ाना करना चाहिए। दुरुस्त जी, और पीस प्रोसेस की आप बियारी मुस्तकिल करनी चाहिए। जी ठीक हो गया। हसन निसार साहब, ईरान की जो स्ट्रेटेजी नजर आ रही है, ये अमली सियासत है, प्रैक्टिकली वो इससे अचीव भी कर पाएगा, या जरूरत से ज्यादा नजरियाती सोच है जो किसी जिद की तरफ भी बढ़ती दिखाई देती है? लिखा हुआ सवाल सामने हो तो फिर उसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आपने दो नकात सामने रखे हैं, एंड जस्ट गो बाय द बुक। बहरी रास्ते का ताज़ा या मशरक़ वस्ता में कंट्रोल की जंग, दो बातें। अहमद फराज का एक शेर है जो अनपढ़ों को भी याद है, गमे दुनिया में गमे यार भी शामिल कर लो, नशा बढ़ता है शराबें जो शराबों में मिलें। ये बहरान बहरी रास्ते का तनाज़ा और मशरक़ वस्ता में कंट्रोल के कॉम्बिनेशन के साथ साथ कुछ और भी है। ये कुछ और जो मैं कह रहा हूँ, इसकी मैं तफसील में हरगिज़ नहीं जाऊँगा, थोड़ा इंतज़ार कर रहा हूँ, अल्लाह ना करे वहाँ तक नौबत जाए, बस। ठीक हो गया। आमिर अहमद खान साहब, ओमान की जानिब से यानी कि ये भी पब्लिकली आ रहा है सामने कि दो राहदारियां बना ली जाएं। ये जो हालिया मामला शुरू हुआ, ये ओमान की साइड से जो कमर्शियल जहाज़ गुजर रहे थे उनको अटैक किया गया था। क्या इस तरीके का कोई प्रोसीजर अपनाया जा सकता है कि दो रास्ते, दो राहदारियां बना ली जाएं कि ईरान के करीब हो, जिसको ईरान कंट्रोल कर रहा है, ओमान की जानिब से गुजरे, या फिर इसको ईरान इस तरह देखता है कि ये कोई चाल है, स्ट्रेटेजिक चाल है ईरान की ताकत को, स्ट्रेटेजिक ताकत को कम करने की? आप समझ रहे हैं ईरान जिस पॉइंट 5 के साथ खड़ा है वो दुरुस्त जगह पर खड़ा है, अमेरिका नहीं संभाल पा रहा मामले को, या ईरान भी अपनी हद से आगे जाकर अमेरिका को चैलेंज कर रहा है? अच्छा, जब आखिरी दफा हमारी बात हुई थी ना, तो तब भी मैंने उस MOU का, उसमें जो 5वां नुक्ता है उसका मैंने जिक्र किया था, और उसके अंदर अगर आप उसको आज फिर मैंने दोबारा पढ़ा, तो एक चीज जो कि बड़ी वाज़ेह है, जो अगर आप वो किसी वकील के सामने भी रखेंगे, किसी इंटरनेशनल लॉ के स्टूडेंट के सामने भी रखेंगे, तो ये है कि उसमें एक गैप, एक तरह का गैप है। क्योंकि जब वो ये कहता है कि 60 दिनों के अंदर अंदर, 30 दिनों के अंदर ट्रैफिक बहाल होगी, और 60 दिनों के अंदर अंदर ईरान और ओमान दोनों एक डायलॉग के जरिए हतमी लाएहामल तय करेंगे कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को कैसे इस्तेमाल होना है। तो इस दौरान ये जो 60 दिनों का पीरियड है, इसके बारे में उन्होंने उसमें कोई ऐसी बात नहीं की गई जो कि ओमान को रोकती हो या अमेरिका को इस बात से रोकती हो कि वो ओमान को इनकरेज करे कि चलें ठीक है, अगर ईरान अपनी साइड का रास्ता जो है वो कंट्रोल में रखना चाहता है, तो आपकी तरफ वाला रास्ता जो है उसके अंदर से आ सके। तो ये एक बड़ा वाज़ेह गैप है, जो कि बड़ी देर से होने वाले मायदे निगोशिएट होते हैं, जो बड़ी देर लगती है, बड़ी मेहनत उनके ऊपर लगती है, अक्सर उनमें भी रह जाते हैं। फाइनली जब आप उसको ब्लैक एंड व्हाइट में लिखना चाहते हो तो उसके अंदर भी गैप रह जाता है। और ये गैप जो है अब इतना अहम क्यों हो गया है? क्योंकि इस वक्त जंग की शिद्दत जो है, अगर आप उसको देखें तो मेरा ख्याल है उतनी है जितनी इस मुआहदे से पहले किसी भी स्टेज के ऊपर, जब बाकायदा जंग जारी थी, अभी अमन मुआहदा नहीं हुआ था, उस वक्त भी उतनी शिद्दत है। तो हम वापस उस शिद्दत की तरफ क्यों लौट गए हैं? क्या ये गैप वाकई इतना खतरनाक था कि उसने इसको मुमकिन बना दिया? तो उसकी बड़ी सीधी सी वजह है ऐसा कि बदगुमानी जो है वो दो अफराद के बीच में हो, दो इदारों के बीच में, या दो ममालिक से, वो किसी MOU से नहीं जाती। बदगुमानी को सिर्फ एक ही चीज मिटा सकती है, और वो नियत, और एक मखसूस वक्त के ऊपर उस नियत का इजहार, जो कि हमें दोनों अतराफ से नजर नहीं आ रहा। ईरान को एक नई ताकत नजर आ रही है हुर्मुज़ के ऊपर, और वो किसी सूरत कोई ऐसी चीज की इजाजत नहीं देना चाहता जिससे उसको लगे कि इस ताकत में कमी आ रही है। और अमेरिका अभी तक जो प्रेसिडेंट ट्रंप हैं, उनकी नारेबाजी से पेंटागन परेशान था, और वो अपनी जंगी हिकमत अमली बनाने में शायद उसको कोई मुश्किलात भी पड़ रही हो, लेकिन अब जबकि निस्बतन, बिल्कुल मुकम्मल तौर पे नहीं, लेकिन निस्बतन खामोश हो गए हैं प्रेसिडेंट ट्रंप, तो अब ये मामला पेंटागन के हाथ में चला गया है, जो कि जाहिर है कि अपनी स्ट्रेटेजिक पोजीशन वहां पर मजबूत करेगा। बुनियादी मसला, मैं फिर से वही कहता हूँ कि बदगुमानी है। अब जो इसके आगे से खतरात हैं आयशा, दुनिया के लिए, मगर इस बदगुमानी से आमिर साहब कैसे निकलेंगे? यहाँ और भी लोगों के, यानी कि और भी ममालिक के वेस्टेड इंटरेस्ट हैं, और ये दोनों ममालिक भी उससे मुतासिर हो रहे होंगे अपनी डिसीजन मेकिंग के अंदर। वो बदगुमानी का जब से जी जो जड़ जो होती है ना, उसको जब तक जड़ से ना उखाड़ा जाए,
वो फिर से वो फल फूलना शुरू हो जाती है अगर आप कुछ वक्ती तौर पर उसको दबा भी दें। और यहाँ हम बार बार इस चीज का जिक्र कर रहे हैं कि इस बदगुमानी को पैदा करने वाला और बढ़ाने वाला जो है वो ना अमेरिका है ना ईरान है, वो बुनियादी तौर पर इसराइल है। और जब तक आप ज़ायनिज्म को हेड ऑन टैकल नहीं करते हैं, उसके बारे में एक ग्लोबल डिबेट नहीं शुरू होती है, तब तक इस बदगुमानी का खत्म होने का मुझे नहीं लगता कि कोई दुरुस्त हो गया। एक ब्रेक लेनी हमें, वापस आएंगे तो हम बात करेंगे 2021 और 24 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले थे नेस्ला टावर और मोनाल रेस्टोरेंट गिराने के। आईनी अदालत ने दोनों फैसले वापस कर दिए हैं, मगर नुकसान हो चुका। अब क्या, इस ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। विफाकी आईनी अदालत ने 2021 में सुप्रीम कोर्ट का नेस्ला टावर मिस्मार करने का फैसला और 2024 में सुप्रीम कोर्ट का मोनाल रेस्टोरेंट गिराने का हुक्म कल अदम करार दे दिया है। जबकि हकीकत यह है कि इन दोनों फैसलों पर कब का अमल दरामद हो चुका है। यही तजाद एक बुनियादी सवाल को जन्म देता है। जब आला अदलिया के दिए गए फैसलों पर अमल हो चुका हो, इमारतें गिर चुकी हों, तो फैसलों की तब्दीली किसके लिए और किस हद तक मायने रखती है? क्या ये अदालती नजरसानी मुतासरीन के लिए किसी हकीकी रिलीफ का बायस बन सकती है, या ये महज एक कानूनी नुक्ता बनकर रह जाएगी? ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान की हालिया रिपोर्ट भी अदालती निज़ाम के मुतअद्दिद मसाइल की निशानदही करती है। इस रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में इस वक्त लाखों मुकदमात ज़ेर इल्तवा हैं, जिनकी बड़ी वजह जजेस की कमी, नाक़िस अदालती ढांचा और केस मैनेजमेंट की कमजोरियां हैं। निचली अदालतों में शफाफियत के मसाइल, रिश्वत, बदउनवानी और असर रसूख के इल्जामात भी इस रिपोर्ट का हिस्सा हैं, जिससे आम शहरी के एतमाद को ठेस पहुंचती है। बाज़ हसास मुकदमात में दबाव या मुदाखलत के खदशात इंसाफ की गैर जानिबदारी पर भी सवाल उठाते हैं। जजेस के एहतसाब का शफाफ और मौसर निज़ाम न होना, तयनाती के तरीक़ाकार पर तनकीद और महंगा और पेचीदा कानूनी अमल इंसाफ तक रसाई को मज़ीद मुश्किल बना देता है। ये रिपोर्ट इस बात पर भी जोर देती है कि इंसाफ में ताख़ीर दरअसल इंसाफ से इनकार के मुतरादिफ है, और यही ताख़ीर निज़ाम की साख को मुतासर कर रही है। HRCP ने अपनी सिफारिशात में अदलिया की आज़ादी के तहफ़्फ़ुज़, शफ़ाफ़ एहतसाब के निज़ाम और अदालती उमूर में शफ़ाफ़ियत बढ़ाने पर जोर दिया है। इन तजावीज़ पर अमल दरामद ही अदालती निज़ाम में एतमाद की बहाली की हकीकी बुनियाद बन सकता है। नेस्ला टावर और मोनाल जैसे केसेस महज दो वाक़यात नहीं हैं, बल्कि जुडिशल सिस्टम की वर्किंग पर दरअसल सवालिया निशान है। सवाल ये नहीं कि अदालतें अपने फैसलों पर नजरसानी कर सकती हैं या नहीं, बल्कि असल सवाल ये है कि क्या हमारे निज़ाम में ऐसे तजादात से बचने के लिए कोई वाज़ेह और मजबूत तरीक़ाकार मौजूद है? क्या इंसाफ सिर्फ फैसले देने का नाम है, या इसके बरवक्त और मौसर नफाज को भी यकीनी बनाना? क्या फैसले कलअदम हो जाने पर इन फैसलों से होने वाले नुकसान की किसी तौर तलाफी मुमकिन है? इन्हीं सवालों के जवाब तलाश करेंगे। पैनल के लिए सवाल। नेस्ला टावर और मोनाल रेस्टोरेंट गिराने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले आईनी अदालत से वापस, अमल दरामद कब का हो चुका? क्या इन फैसलों से होने वाले नुकसान की तलाफी मुमकिन है? शहजाद चौधरी साहब। देखिए, यहाँ तो वज़ीर आज़म को फांसी लग गई, उसके बाद पता लगा कि वो गलत था, नहीं होना चाहिए था। और वो कहाँ से वापस आ सकते थे? दो ऐसे लोग थे जिनको कि फांसी हो गई, मुल्ज़िम थे दोनों, फांसी लग गई। बाद में उनको जब केस सामने दोबारा आया तो उन्होंने कहा कि ये तो बरी किए जाने चाहिए, फिर पता लगा वो फांसी चले गए। नेस्ला टावर वाले ख्वार हो गए बिल्कुल से। सिमिलरली मोनाल हो या कोई और चीज जगह हो, जब ये फैसले हो जाते हैं तो उसके बाद फिर उनकी जो जिंदगियां, जो मईशत का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा, बिजनेसेस जो हैं, उनके सब उस बुरे तरीके से मुतासर हो चुके होते हैं कि मेरा ख्याल है उनकी तलाफी मुमकिन हो ही नहीं सकती। अब सवाल बड़ा ये नहीं है कि ये फैसले गलत क्यों होते हैं, हो जाते हैं, लेकिन इनकी तलाफी जो है वो भी शायद किसी ना किसी शक्ल में तो कभी भी नहीं हो पाएगी, क्योंकि जो नुकसान हो गया। लेकिन इसके असरात क्या हैं? असरात, आपने कहा कि हमारे जजेस की तादाद ठीक नहीं है, हमारा जो प्रोसिक्यूशन का निज़ाम है, इन्वेस्टिगेशन का निज़ाम है, वो ठीक नहीं है, या कोई बाहर का असर रसूख है जो काम करता है किसी एक खास मौके पर। चीफ जस्टिस गुलजार साहब थे, उनके ज़माने में 184(3) का उन्होंने इस तरीके से इस्तेमाल किया कि लोग हैरान हो जाते थे कि ये गुजरते गुजरते 184(3) पे लगा लेते थे और अगले दिन अदालत में बुला लेते थे। अब उस किस्म की भी हमने, जैसे कहते हैं कि स्पॉन्टेनियस किस्म का इंसाफ देखा है इस मुल्क के अंदर। तो जहां इंसाफ की रवायत ही इतनी कमजोर हो, वहां पर किसी और निज़ाम का चलना
बिल्कुल ही मुश्किल हो जाता है। हम हैरान होते हैं कि इन्वेस्टमेंट्स क्यों नहीं आती हैं, हम ये हैरान होते हैं कि लोग यहाँ पे कारोबार में इंटरेस्टेड क्यों नहीं है, कामयाब क्यों नहीं होते, हमारी मईशत बढ़ती क्यों नहीं है। ये वजूहात हैं। जहां पर आपको यकीन ही ना हो कि ये जो मामला है ये किसी ऐसे प्रोसेस में से गुजरेगा जो कि फेयर होगा और फैसला उसका एक फेयरनेस के हिसाब से आएगा, तो फिर लोग अपने आप को बचाते हैं, अपने पैसे को बचाते हैं और पकड़ के रखते हैं, और फिर उस तरीके से मईशतें आगे नहीं बढ़ती। मेरा ख्याल है ये बहुत गहरा मसला है। इसको उस तरीके से हुकूमत को भी और हुकूमती निज़ाम को और हमारे इंसाफ के निज़ाम को देखने की ज़रूरत है, जिसका आपने जिक्र किया। मोनाल या फॉर दैट मैटर कोई और जगह जो वहां पे थी, उसको जब आपने गिरा दिया तो अब वो क्या करें, वो बेचारे बेरा में जाके उन्होंने एक जगह बना ली है। अब वो भेरा कहाँ और मोनाल कहाँ, जहाँ पे एक आइकॉन था इस्लामाबाद का, उसको आपने खराब और तबाह करके रख दिया। और क्यों किया, क्या इंटरेस्ट था उस वक्त? तो कहने का मतलब है कि उसको किसी और तरीके से भी मामला किया जा सकता था ना उस वक्त, लेकिन शायद आप किसी की सुन रहे थे इसलिए आपने ये फैसला दिया। लेकिन जो फैसले हो रहे हैं उससे जो नुकसान है वो तलाफी उसकी नहीं हो सकती, और देर पा नताइज है उस नुकसान के। ठीक हो गया जी। हसन निसार साहब, देखें, शहजाद भाई ने बात की है, भुट्टो का हवाला दिया है, तो मौत तो रिवर्स नहीं हो सकती। इंसान की एक हद है औकात की और इंसाफ की। सो भुट्टो फांसी पे तो माजरत माफ़ी हो सकती थी, लेकिन इन दिस पर्टिकुलर केस ये बिल्कुल मुमकिन है। ऐसा गैर मुनसिफाना फैसला देने वाले या देने वालों की जायदादें नीलाम करके नुकसान की तलाफी क्यों नहीं हो सकती? तारीख में मिसालें हैं। हज़रत उमर बिन ख़त्ताब के ज़माने में एक बच्चा मुतनाज़े, दो औरतें क्लेम कर रही मेरा है मेरा है मेरा है, लेकिन विज़डम थी, उन्होंने कहा काट दो, दरमियान में से काट के दोनों को आधा आधा दे दो। जो जेन्युइन माँ थी वो चीख पड़ी कि नहीं नहीं मेरा नहीं। हज़रत उमर बिन ख़त्ताब ने कहा इसको दे दो। जो जाली माँ है, ये क्या बात है, नहीं हो सकता, नहीं हो, यहाँ तो कुछ भी नहीं हो सकता। लेकिन इन दिस पर्टिकुलर केस क्यों नहीं हो सकता? बेचो इनकी जायदादें, एक प्रेसिडेंट है कायम करो, जो कभी नहीं हुआ वो करो, बिल्कुल हो सकता है। लेकिन नहीं, यहां तो बहुत सादे काम नहीं होते। ठीक हो गया जी। अगर करना हो तो की जा सकती थी। हसन निसार साहब कह रहे थे ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद गुफ्तगू आगे बढ़ाएंगे। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में एक बार फिर खुश आमदीद। आमिर अहमद खान साहब, ये HRCP की जिस रिपोर्ट का जिक्र कर रहे हैं, 32 पेजेस की रिपोर्ट, और हमारे पूरे अदालती निज़ाम लोअर कोर्ट से के ऊपर तक इसके जिक्र में वो कहती है कि बदउनवानी सिर्फ रिश्वत तक महदूद नहीं है, इंसाफ की फराहमी और बराबरी के उसूल को भी मुतासर कर रही है, यहाँ तक कि वो पोलिटिसाइजेशन की भी बात कर रहे हैं। तो अब सवाल ये बनता है कि फिर अवाम किस तरीके से निज़ाम पर भरोसा करेंगे, चाहे वो अदालतों में इंसाफ लेने जाते हैं, क्योंकि हर मामले में एक सैचुरेशन पॉइंट कहीं ना कहीं आ जाता है। लगता नहीं है इस पूरी सूरत हाल में अवाम के लिए भी एक सैचुरेशन पॉइंट बन रहा है कि इंसाफ के तलबगार हैं मगर हासिल नहीं हो पाता है? अभी तक बन रहा है आयशा, ये सैचुरेशन पॉइंट। बहुत ही दाद देनी पड़ेगी पाकिस्तानियों के सब्र की कि वो अभी तक वो सैचुरेशन पॉइंट पहुंचा नहीं है। अभी तक ये पैमाना जो है वो छलका नहीं है, और इसमें सवाए पाकिस्तानी अवाम को दाद दिए बगैर और कुछ नहीं, मेरा ख्याल है, मैं तो नहीं कह सकता हूँ। ये जब नसर टावर गिरा था ना अच्छा, मैं मिला था इसके मुतासरीन से। अच्छा, ये वो लोग नहीं है जो कि प्रॉपर्टीज में इन्वेस्ट करते हैं इन्वेस्टमेंट की खातिर। ज्यादातर इसके अंदर वो मिडिल क्लास घराने थे जो जब उस घर में दाखिल हुए थे ना, तो उनके दिमाग में, और ये बात मुझे एक शख्स ने खुद कही थी, उसने कहा कि पहला ख्याल अपने घर में दाखिल होके आता है कि शुक्र खुदा का कि कम से कम अपना घर है, अपनी छत के ऊपर, अब मौत भी जो है वो सुकून की हमें मिलेगी। ये उस तरह के लोग थे। तो उनके साथ तो जो हो गया ना, उसका जो है वो तो गुनाह है। मैं समझता हूँ कि चलो इसका जुर्म होना तो अपनी जगह पे है ना, इस तरह का गलत फैसला देना, लेकिन ये तो एक गुनाह है। अब गुनाह की सजा इस दुनिया में तो मेरा ख्याल है कम ही हमने मिलते देखी है, किसी को ऊपर ही मिलती है। रही बात मनाल की, तो चले वो एक कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट है, वो फिर भी अपने आप को संभाल लेगी। लेकिन असल नुकसान किस चीज का हुआ, और यहाँ पर मैं समझता हूँ कि हसन निसार साहब की बात बहुत अहम है।
असल नुकसान तो इंसाफ का हुआ ना, कि लोगों का ईमान ही उठ गया इंसाफ के ऊपर, कि इंसाफ की अपनी कोई परमानेंट प्रेजेंस है ही नहीं। इंसाफ का तस्वर जो है वो इन इटसेल्फ बताते खुद कोई चीज नहीं है, और वो सिर्फ अफराद के ऊपर डिपेंडेंट है कि कोई शख्स आकर एक फैसला कर देता है और कोई दूसरा शख्स आके बिल्कुल उसके मुनाफी फैसला कर सकता है। तो वो जो इंसाफ के तस्वर को नुकसान पहुंचा है ना, उसका अजाला करने के लिए वाहिद तरीका वही है जो कैसन निसार साहब ने कहा है कि बिल्कुल इसकी तलाफी करें और सजा दें उन लोगों को जिन्होंने इस तरह का ये फैसला किया है, ताकि लोगों की इंसाफ के तस्वर की जो परमानेंस है उसके ऊपर थोड़ी बहुत, चले बहुत ज्यादा नहीं तो थोड़ी बहुत उसकी फेथ जो है लोगों की बहाल हो सके। दुरुस्त हो गया। रज़ा रूमी साहब, ये रिपोर्ट कहती है कि लाखों ज़ेर-ए-इल्तवा मुकदमात हैं, जजेस की कमी है, नाक़िस अदालती ढांचा है, निचली अदालतों में शफाफियत के मसाइल हैं, रिश्वत है, करप्शन है, बदउनवानी है, असर और रसूख के इल्ज़ामात हैं। अभी गुफ्तगू हो रही थी कि मुमकिन तो किया जा सकता है और करना चाहें तो हो सकता है, मगर हमारे निज़ाम में ये इंसाफ की बेहतरी कैसे मुमकिन है? देखिए, एक ज़माने में कोई 5-6 साल मैंने एक बहुत बड़े प्रोग्राम पर काम किया था, एक्सेस टू जस्टिस प्रोग्राम था उसका, और उसका यही था सारा कि भाई अदालती निज़ाम जो HRCP की रिपोर्ट है, अफसोस तो ये है कि 25-26 साल के बाद भी, ये 20 साल पहले की बात है, और अभी भी वही मसाइल दरपेश हैं और वही बातें मैंने इस रिपोर्ट में पढ़ी और आपसे भी इसका तस्करा सुना, जो कि उस वक्त 20 साल पहले हम लोग देख रहे थे। ये जो 2 केसेस हैं ना, ये यूं तो बहुत सारे मामलात हैं, लेकिन ये जो आपने 2 केसेस का जिक्र किया, नेस्ला टावर और मोनाल का, उसमें ये एक जो सेंट्रल इशू आता है वो आता है अकाउंटेबिलिटी का, जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी का तरीका कार क्या है, और अगर कोई है तो वो बिल्कुल डिसफंक्शनल है। जो आला अदालतों जो हैं उनके लिए एक सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल जो है वो रखी गई है आइन में, लेकिन आपने देखा है कि उसमें भी शाज़ो नादिरी कोई केस जाता है या वो जाते हैं जो सियासी बुनियादों के ऊपर वो जाते हैं, वरना ये आपस में एक दूसरे के को हाथ भी नहीं लगाते जज साहिबान जो हैं सुप्रीम कोर्ट में और हाई कोर्ट्स में। और फिर जो मातहत अदलिया है वहाँ पर जो इंस्पेक्शन का निज़ाम था, हाई कोर्ट का हर जज जो है वो इंस्पेक्शन करता था मातहत अदालतों की, उनकी जजमेंट्स देखते थे, उनके जाकर वो कॉन्डक्ट को देखते थे, वो भी लगता है कि दरहम बरहम हो चुका है। इस वक्त मसला ही ये है कि मातहत अदालतों में लोगों को इंसाफ नहीं मिल रहा, रिश्वत का बाजार गर्म है, रोजाना शिकायतें अखबारात में रिपोर्टिंग होती है, और आला अदालतें जो है वो एक सियासी पेंडुलम के साथ कभी यहाँ कभी वहाँ, कभी आपने देखा कि पिछले 8-10 सालों में उनका क्या कॉन्डक्ट रहा, अब वो जो हुआ, अब 2 अदालतें बन गई हैं, और अभी आगे अल्लाह जाने, लोगों की तो अभी भी बहुत सारे खदशात हैं, मगर तरीका कार ये वजह नहीं हुआ कि किस तरह से इनकी अकाउंटेबिलिटी की जाए, चाहे भुट्टो का मुकदमा हो या चाहे ये जो आपने कुछ एग्जांपल्स दी हैं, या और बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स हैं। एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं, पाकिस्तान स्टील मिल को प्राइवेटाइज होना था और वो आज तक नहीं हो सकी। हर साल पाकिस्तानी लोग जो है टैक्स पेयर्स, उसकी तनख्वाहें और वो बंद पड़ी हुई है, उसके पैसे अदा करें, क्योंकि एक जज साहब ने उसके ऊपर कहा कि जी मैं ये नहीं होने दूंगा, मैंने हीरो बनना है। अच्छा, दूसरा मैं आपको एक और एग्जांपल इस तरह का दे सकता हूं कि कई बड़ी कंपनियां, हबको और फॉरेन इन्वेस्टमेंट कंपनीज आई पाकिस्तान में और अदालतों ने उनका वो हशर किया कि वो यहां से भाग गए। इसका भी तो अजाला होना चाहिए ना आयशा। बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं, बिल्कुल दुरुस्त रज़ा रूमी साहब। और मुख्तसरन आप जिस अजाले की बात कर रहे हैं कि निज़ामे अदल को एहतिसाब का निज़ाम दरकार है ताकि वो इंसाफ कर सके। प्रोग्राम से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।